हेलो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके सामने है और इसका ये आज पहला प्रैक्टिस सेट होगा। इसी तरह से जब तक एग्जाम होगा आते रहेंगे प्रैक्टिस सेट। देखो, यूपी पुलिस में जैसे जीएस में देखते हैं हम, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी सब्जेक्ट हैं, साइंस वगैरह सब कुछ क्वेश्चन आते हैं और इसके साथ साथ हिंदी, रीजनिंग, मैथ ये सभी भी आते हैं। लेकिन हमने इसमें मैथ और रीजनिंग को काट दिया है, ओनली जीएस के क्वेश्चंस रखे हैं हमने इसमें। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अच्छे से मेरे साथ करने की कोशिश करना और सभी क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में भी देना। तो देखो, अब इसमें देर ना करते हुए हम इसमें अब पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें पॉलिटी से। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। बताइए, किसकी पूर्व अनुमति से जो धन विधेयक होता है वो राज्य की विधानसभा में पेश किया जाता है। राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष या राज्य का वित्त मंत्री। देखो, जिस तरह से केंद्र में लोकसभा होती है उसी तरह से राज्य में राज्य की विधानसभा होती है, और जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा होती है उसी तरह से विधान परिषद होती है। और जो कार्य अधिकतर राष्ट्रपति करता है केंद्र में, वही कार्य करता है राज्यपाल राज्य में। तो इस हिसाब से अब इसको देख करके बताओ आंसर कौन सा सही होगा। देखो, विधेयक के बारे में बात हुई है तो विधेयक बता दूं, विधेयक किसे कहते हैं। देखो, जो कह सकते हो जो प्रस्तावित कानून का जो प्रारूप होता है ना, उसी को हम विधेयक कह देते हैं। और जब इस पर दोनों सदनों के साथ साथ राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति और केंद्र में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो वो फिर अधिनियम बन जाता है। यानी केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयक, उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। और याद रखना, जो ये विधेयक होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी होते हैं, एक गैर सरकारी। सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? जो विधेयक मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाता है उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। और जो विधेयक मंत्रियों के अलावा यानी सांसदों के द्वारा, अगर लोकसभा उसमें देखोगे संसद में अगर कोई विधेयक मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे सरकारी विधेयक। अगर वो मंत्रियों के अलावा किसी भी सांसद के द्वारा पेश किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे गैर सरकारी विधेयक। और यही समझ लो, यही होता है राज्य के विधान, इसमें लोकसभा और ये जो होती है विधान परिषद और विधान सभा में। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या सही हो जाएगा आपके हिसाब से कि धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है राज्य की विधानसभा में। तो देखो, जैसे लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक, उसमें स्वीकृति आवश्यक होती है राष्ट्रपति की, उसी प्रकार राज्य की विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जाएगा तो उसमें पहले अनुमति किसकी लेनी होगी? राज्य के राज्यपाल की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। और देखो, राज्य की अनुमति से धन विधेयक राज्य के विधानसभा में पेश किया जाएगा, इसके बारे में जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है आर्टिकल 207 में। किसमें? आर्टिकल 207 में दिया हुआ है कि एक धन विधेयक केवल राज्यपाल की ही अनुमति से पेश किया जाएगा, याद रखना। और देखो, राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो आर्टिकल 202 में दिया हुआ है, जैसे केंद्र का जो होता है 112 में दिया हुआ है। और देखो, केंद्र में धन विधेयक के बारे में दिया हुआ है 110 में। ठीक है, 110 में दिया हुआ है धन विधेयक में। लेकिन याद रखना, जैसे कि अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है आर्टिकल 109 के बारे में दिया हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 109 के बारे में, और वो सही था जो उसमें दिया हुआ था स्टेटमेंट कि 109 में जो दिया हुआ है ना, संसद में एक धन विधेयक जो पारित होता है उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 109 में। देखो, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इसके अलावा जितने भी विधेयक होते हैं वो सभी साधारण विधेयक होते हैं। देखो, संक्षेप में साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर बता देता हूं मैं आपको कि देखो, जो साधारण विधेयक होता है उसमें किसी भी सदन में उसको पेश किया जाता है साधारण विधेयक को। लेकिन जो धन विधेयक होता है उसको केंद्र में केवल लोकसभा में पेश करते हैं, राज्य में केवल राज्य की विधानसभा में पेश करते हैं। और जो साधारण विधेयक होता है उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन जो धन विधेयक होते हैं उसमें केंद्र में राष्ट्रपति की और राज्य में राज्यपाल की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। और देखो, जो धन विधेयक होता है उस पर जो सारी शक्तियां होती हैं केंद्र में लोकसभा के पास होती हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्य की विधानसभा के पास होती हैं। ओनली जो विधान परिषद विधानसभा होती है, यानी विधानसभा, और जो राज्य की राज्यसभा होती है राज्य उसकी केंद्र की, वो केवल 14 दिनों तक अपने पास रख सकती हैं, केवल राय दे सकती हैं, कोई संशोधन नहीं कर सकती हैं। अगर उस राय को
लोकसभा या राज्य का विधानसभा माने तो उसके ऊपर है, ना माने तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, याद रखना। और लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के पास जो साधारण विधेयक होता है उस पर शक्तियाँ जो होती हैं समान होती हैं। और देखो, साधारण विधेयक पर ही संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक धन विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती है। और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी राष्ट्रपति जो है साधारण विधेयक को एक बार भेज सकता है, ओनली एक बार। लेकिन धन विधेयक के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो धन विधेयक है वो पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्वीकृति से ही पेश किया जाता है। देखो, इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगा दिया, लेकिन कोई नहीं, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। देखो, भीमसेन जोशी काफ़ी फेमस व्यक्ति हुए हैं और ये किराना घराने से संबंधित है, किराना घराना से, ठीक है, याद रखना, किराना। और इन्हें 2008 में भारत रत्न भी मिल चुका है, 2008 में। और याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत से ये संबंधित थे, किराना घराना से थे ये, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र की परिभाषा किस समिति ने की थी। देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। शर्मा समिति, कोठारी समिति, राजमन्नार समिति, दत्त समिति। तो देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोठारी समिति। ये 1964 में बनी थी ये, ठीक है, 1964 में। और इसी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। जैसे समझ सकते हो, पहला समझो इसमें मातृभाषा, या उसको कह सकते हो क्षेत्रीय भाषा कह सकते हो। दूसरा, इसमें जो केंद्र की राजभाषा है, या उसे सह राजभाषा भी कह सकते हो। जैसे एक तो मातृभाषा हो गई, एक दूसरी कह दो, इसमें हिंदी को कह सकते हो। और तीसरा कहा था इसमें आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए, या उसे विदेशी भाषा कह सकते हो, जैसे अंग्रेजी है, ठीक है, अंग्रेजी समझ लो। यानी क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, इन तीनों को समझ सकते हो। और देखो, इसमें जो ये अंग्रेजी है, यानी आधुनिक जो भाषा है, विदेशी कह सकते हो, ये वो होनी चाहिए जो 1 और 2, यानी मातृभाषा और हिंदी, यानी राजभाषा, हिंदी जरूरी नहीं है, राजभाषा कोई सी भी हो सकती है, उसमें शामिल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई। 1982, 1984, 1986 या 1989। और इसमें ये और बता दो कि इसमें जो गैस निकली थी वो कौन सी थी। देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा 1984, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 2 दिसंबर 1984 की यह घटना है, भोपाल में हुई थी। एक फैक्ट्री थी, उसका नाम बता देता हूँ आपको मैं, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। याद रखना, पूछा जा सकता है किस फैक्ट्री में हुई थी यह घटना, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ठीक है, याद रखना, 2 दिसंबर 1984 को। और इसमें जो गैस निकली थी ना, वो MIC, उसको कह सकते हो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ये जहरीली गैस थी और इसने उस शहर की काफ़ी आबादी को चपेट में ले लिया था, यानी कह सकते हो काफ़ी जनता की, काफ़ी व्यक्तियों की मौत हो गई थी इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। अर्थशास्त्र के धनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या पुष्यमित्र। देखो, अर्थशास्त्र की रचना ये की गई थी कौटिल्य के द्वारा, विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य के द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थे ये। और देखो, अर्थशास्त्र तो ये बता दिया मैंने। इंडिका भी इसी के टाइम की बुक है, इंडिका। इसकी रचना की गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। याद रखना, मेगास्थनीज के द्वारा पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया। छोड़ो, इस क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब है द साइलेंस ब्रेकर्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। किस ऑफ लाइफ। आदित्य राय कपूर, शेख सुमन, कोंकड़ा सेन, इमरान हाशमी। तो देखो, किस ऑफ लाइफ, किस वर्ड को देख पा रहे होंगे तो आपके माइंड में इमरान हाशमी, इनकी मूवी देखी होंगी तो आसान है इन्हें याद करना।
विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 21 मार्च, 22 मार्च, 11 अप्रैल या 14 अप्रैल? देखो एक ट्रिक है, मैंने पढ़ी थी एक जगह कि जैसे ये ट्रिक है, गौरैया का वन जा मौसम। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद करनी है। जैसे गौरैया दिवस है 20 मार्च को, वन दिवस है 21 मार्च को, जा से जल दिवस कर देना, ये 22 मार्च हो जाएगा, और मौसम है 23 मार्च को। ठीक है, ये लगातार दिवस हैं सभी चारों। इस ट्रिक को भी याद कर लेना और इन चारों दिवसों को भी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधा में कौन सही सुमेलित नहीं है? मजरूह सुल्तानपुरी शायर थे क्या? राजपाल यादव अभिनव करता थे? आर उस बिष्ट चित्रकार? राजन साजन मिश्र रंगमंच से संबंधित? तो बताओ इन चारों में से एक सही नहीं है, एक बताओ। देखो तो इसका ये ऑप्शन डी जो दिया हुआ है इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये जो राजन और साजन मिश्र हुए हैं ये दोनों भाई थे और भारतीय शास्त्रीय जो संगीत की जो ख्याल शैली है उसके ये प्रमुख गायक थे, याद रखना। ये रंगमंच से संबंधित नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? बताओ। संथानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग? मूल कर्तव्यों को, जैसे आर्टिकल 51 ए में जो दिए हुए हैं मूल कर्तव्य, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले जब उसमें पहले संविधान में जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो वो 10 जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 11वां जोड़ा गया था ना, वो 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 2002 में। और इसमें प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको माता पिता और जो उसके अभिभावक हैं उनके द्वारा शिक्षा का प्रबंध करना उनका मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। तो याद रखना ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इन्हें जोड़ने के लिए 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 का, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है, उसके माध्यम से जोड़े गए थे। तो कह सकते हो मौलिक कर्तव्य जो थे ये मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। 10 जोड़े गए थे, 11वां 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना को, गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार को, उगते सूर्य की भूमि जापान को। बताओ कौन सा सही नहीं है इन चारों में? देखो क्वेश्चन नंबर 11 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है बताओ? और देखो झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार को, उगते सूर्य की भूमि जापान को। तो देखो इसका ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को, और थाईलैंड जो है यह आसियान कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? रासायनिक उर्वरक का, यूरिया, पोटास, फास्फेट या कंपोस्ट? बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। रासायनिक उर्वरक कौन सा नहीं है, यानी प्राकृतिक है जो जैविक है? बताओ। देखो यूरिया रासायनिक उर्वरक है, पोटास भी है, फास्फेट भी है, लेकिन जो कंपोस्ट है ये रासायनिक उर्वरक नहीं है। ये कंपोस्ट जो है एक प्रकार की खाद होती है, याद रखना। और जो जैविक पदार्थ होते हैं
उनके ये अपघटन और जो पुनः चक्रण की जो प्रक्रिया होती है उससे प्राप्त होती है, ये याद रखना। और जैविक खेती का ये मुख्य घटक कहा जाता है। जैविक खेती को समझ पा रहे होंगे। भारत में जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, याद रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको प्राकृतिक उर्वरक कह सकते हो। जैसे कि जो वो होते हैं ना, क्या होते हैं, जैसे पत्तियां हो जाती हैं, बचा कुचा खाना वगैरह, कूड़ा करकट जो कुछ भी हो जाता है वो समझ सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गदर पार्टी संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयाल, बटुकेश्वर दत्त। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन भी है, अधिकतर को पता भी होगा ये। तो देखो 1913 में स्थापना की गई थी गदर पार्टी की। कब की गई थी? 1913 में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे ना, वो थे सरदार सोहन सिंह भागना। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका लाला हरदयाल की भी थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल, इन ऑप्शनों के हिसाब से। इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था जो भारत में अंग्रेजी शासन था उसको उखाड़ फेंकना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार का विखंडन। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का भी है। देखो कोरिया युद्ध जो हुआ था ये 1950 में हुआ था। ठीक है, और ये 53 तक चला था। वियतनाम जो युद्ध हुआ ये 1955 में शुरू हुआ और तकरीबन 75 तक चला था। क्यूबा मिसाइल संकट ये 1962 में, और ये बर्लिन की दीवार का विखंडन ये 1989 में विखंडन हुआ। और याद रखना ये बनी 1961 में थी। ठीक है, विखंडन इसका 1989 में हुआ। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? सबसे पहले 1 आएगा, फिर आएगा 3, फिर 2, फिर एंड में आएगा 4। 1 3 2 4 इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा 1 3 2 4। तो ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, NO2, CH4 या O2? बताओ कौन सी नहीं है इसमें से। देखो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा प्रभाव यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो CO2 है। CO2 तो निश्चित होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी है इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी है इसमें, ये भी सही जवाब हो जाएगा। तीसरा है इसमें CH4 यानी मीथेन भी है। लेकिन O2 यानी ऑक्सीजन जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर तो ग्रीन हाउस प्रभाव कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, याद रखना। तो ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, भारत का राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? बताओ कौन सा सही जवाब है आपके हिसाब से। देखो इन चारों में देख पा रहे होंगे आप, जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है ना, वो होता है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। इसे मत लगा देना मुख्य न्यायाधीश को। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में सिलिकॉन, एस्टेटिन, सीरियम या वेनेडियम? बताओ। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सोलर सेल में। क्वेश्चन नंबर 18। किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? बर्लिन संधि, लिस्बन संधि, मास्को संधि, स्टॉकहोम संधि? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और चारों की ये और बता दो कब कब हुई है ये संधि, और जवाब इसका ये बता दो कि किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बर्लिन संधि। देखो बर्लिन जो संधि हुई थी ना, ये 13 जुलाई 1878 को हुई थी।
याद रखना 1878 याद रख लेना। लिस्बन संधि ये भी पूछी जा सकती है, ये हुई तो 2007 को थी लेकिन लागू हुई है 2009 से। मास्को संधि ये 2002 को हुई थी अमेरिका और रूस के मध्य। लेकिन स्टॉकहोम संधि ये दो संधियां हुई हैं, एक 1719 को, नहीं 1719 को हुई क्या ये, हाँ 1719 को ही हुई है, और दूसरी 1720 को हुई थी। ठीक है, ये दोनों संधियां हुई हैं। तो इनका क्रम देख लो आप। देखो सबसे पहले इसमें एक आएगा, उसके बाद आएगा कौन सा, नहीं एक नहीं आएगा, सबसे पहले 1700 वाला आएगा, सबसे पहले इसमें डी आएगा 1719-20 वाला, फिर उसके बाद 1878 बर्लिन संधि आएगी, ए आएगा डी ए, फिर उसके बाद सी आएगा मास्को संधि 2002, एंड में लिस्बन संधि 2007 बी आएगा। डी ए सी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या पूछा था इसमें, हाँ इसमें तो कुछ और पूछा था, किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है। मैंने इसका वो देख लिया था कालानुक्रम। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लिस्बन संधि। ठीक है, लिस्बन संधि। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया। अल्फ्रेड मार्शल, कार्ल मार्क्स, रेगनर फ्रिस्ट, जे.एम. कीन्स। बताइए। देखो 19 का डी है, जे.एम. कीन्स। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने प्रतिपादित किया। मार्शल, दादाभाई नौरोजी, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी की एक पुस्तक पढ़ी होगी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी में उल्लेख किया था इन्होंने। काफ़ी फेमस ये सिद्धांत है इनका। देखो इन्होंने कहा था कि भारत से धन जाने के तो ब्रिटेन में कई रास्ते हैं, लेकिन भारत वापस आने के रास्ते नहीं है। यानी कह सकते हो धन भारत से इंग्लैंड जाएगा तो जाएगा, लेकिन वो वापस आएगा तो ऋण बन करके आएगा, यानी कर्जा बन करके आएगा। तो कह सकते हो काफ़ी शोषण किया था अंग्रेजों ने भारत का। संसार की छत किसे कहते हैं। किलिमंजारो का पठार, कंचनजंगा, पामीर का नोट, या इंदिरा कोल। बताओ। तो देखो पामीर के पठार को कहते हैं संसार की छत। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृति मंदाना भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर है। अब ये देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कथनों के ऊपर है। कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ यानी आईएसओ, इसका मुख्यालय रोम में है क्या। देखो आईएसओ तो पढ़ा होगा आपने, इसकी स्थापना जो हुई थी 1947 में हुई थी, और ये एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, रोम में नहीं है, इस वजह से ये पहला गलत है। आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंधित है, तो देखो ये सही है। आईएसओ 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है, तो ये भी ठीक है, दोनों ही सही हैं इसमें। गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से यानी 9000 और 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से, तो ये दोनों ही सही हैं, आईएसओ संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है, पर्यावरण निशान का, उगता हुआ सूर्य, मिट्टी का बर्तन, सिंह या गेहूं की बाली। बताओ।
तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी के बर्तन। जैसे देखे होंगे आपने, मिट्टी के बर्तनों में यानी घड़ों में अगर आप पानी पीते हो तो कितना सुकून सा मिलता है, कितना अच्छा पानी लगता है, ठंडा लगता है पानी पीने में, सुकून सा काफ़ी मिलता है मिट्टी के पानियों बर्तनों को जब यूज करते हैं। स्टील के, कांच के उन बर्तनों को यूज करते हैं तो थोड़ा अलग सा महसूस होता है, लेकिन सुकून मिट्टी के बर्तनों में ही मिलता है। और ये बता दो मुझे कि मिट्टी के बर्तनों में जो पानी रहता है इतना ठंडा रहता है, वो किस वजह से रहता है, कौन सी घटना जिम्मेदार है इसके लिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? राज्य के लिए पूछा है ये। तो देखो राज्य में जितनी अधिकतर नियुक्तियां होती हैं वो करता है राज्यपाल। ठीक है, केंद्र के लिए पूछता, केंद्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? कृषि, उद्योग, व्यापार या वाणिज्य? देखो जैसे भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, 1951 से शुरू हुई और 2017 तक चली थी। ठीक है, 2017 में इन्हें बंद कर दिया गया। जो पहली पंचवर्षीय योजना चली 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी और उसमें कृषि और सिंचाई पर जोर दिया गया था। ठीक है, याद रखना। तो पहले का इस क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। और ये हेरत डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसी पंचवर्षीय योजना में जो भांखड़ा नागल परियोजनाएं, दामोदर, हीराकुंड, ये सभी बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित की गई थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसी के बाद 1956 से लेकर के 61 तक चली थी और इसमें औद्योगिक विकास पर यानी भारी उद्योग पर बल दिया गया था और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, जो भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला, ये जो फैक्ट्री हैं, ये जो वो हैं प्लांट हैं, ये लगाए गए थे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है राउरकेला कहाँ पर है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो चेन्नई में है, वो भी स्थापित की गई थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना चली, फिर इसी हिसाब से सभी को याद कर लेना। लेकिन रोलिंग प्लान पूछा जाता है, यानी प्लान हॉलीडे, योजना अवकाश, ये कब हुआ था? रोलिंग प्लान भी बता दो और प्लान हॉलीडे। देखो प्लान हॉलीडे यानी योजना जो अवकाश रहा था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद रहा था। योजना अवकाश प्लान हॉलीडे 1966 से लेकर के 1969 तक रहा था, 3 वर्ष रहा था ये। लेकिन अनवरत योजना कह सकते हो हिंदी में, या रोलिंग प्लान कह सकते हो, वो 1978 से 80 तक रहा था, वो 2 वर्ष रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2027 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया? ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बताना चाहो तो बता सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले टर्टल, गंगा की डॉल्फिन या घड़ियाल? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, याद रखना। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई? बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी। कब से? 1 जनवरी 2016 से। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ? पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का, ये भी क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी कर दो इसे। गांधीनगर में। अब देखो इसमें देखना है जो सुमेलित नहीं है वो,
क्वेश्चन नंबर 32 में एक साइड में साहित्यकार हैं और एक साइड में उनकी रचना। केशव दास के द्वारा क्या रसिक प्रिया की रचना की गई? देखो बिल्कुल सही है। प्रेमचंद के द्वारा कर्मभूमि, महादेवी वर्मा यामा और जयशंकर प्रसाद के द्वारा यशोधरा, ये गलत है इसमें। अगर इसमें मैथिली शरण गुप्त होता तो वो सही हो जाता। ठीक है, यशोधरा की रचना जो थी मैथिली शरण गुप्त ने की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? चंबल, केन, गंगा, यमुना। बताओ कौन सा सही होगा आपके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बता दो। तो देखो यमुना नदी जो है पश्चिम में, यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। आगरा इटावा क्षेत्र से होकर के जब जाती है तो राजस्थान की साइड में करती है, ये पश्चिम साइड से। और ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? सांडी पक्षी, गंगा नवाबगंज, समान पक्षी विहार या सूर सरोवर। बताओ किसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में सबसे पहले की गई थी? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? कीथम झील कह सकते हो आगरा में। समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव में। और सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला कौन सा है? यही है नवाब पक्षी विहार, याद रखना। आगे देखते हैं पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान कहाँ पर है? भोपाल, ग्वालियर, झांसी या नागपुर। काफ़ी अच्छा है, बताओ। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर हैं ये मिलते हैं कहाँ पर? झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में। दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, छोड़ दो इसे। देखो 2018 को इंटीग्रेट टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? पृथ्वी 2 की मारक क्षमता, अब तो इसके काफ़ी अपडेटेड वर्जन भी आ चुके हैं, तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ये भी बता दो इसकी मारक क्षमता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 450। हाल ही में किसी राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का महानिदेशक, ये भी काफ़ी पुराना है, छोड़ो इसे। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या व्यास। देखो हर्षचरित्र को लिखा था बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने लिखा था। कालिदास की मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, ये सभी रचनाएं कालिदास की हैं। वाल्मीकि ने संस्कृत रामायण लिखी थी। ठीक है, याद रखना। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखो शून्य के जो सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है ये आर्यभट्ट को दिया जाता है। तो 40 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन सी। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान हो गया। अब हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी के देख लो। तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? घृत, पी, उटू, ऊंट, त्वरित, तुरत, तिक्त, तीता। 3 सही है, इसमें जो गलत है वो बताना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब। तो देखो इसमें ये जो ऑप्शन बी है ये गलत दिया हुआ है, यानी ऊंट का तत्सम इसमें गलत है। तो ऊंट का तत्सम क्या हो जाएगा? ऊष्ट्र हो जाएगा, याद रखना। आगे देखते हैं अब। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण है कौन सा? गोमय, गोमय का गोबर, क्षीर का खीर, पर्यक का पटरी या सपत्नी का सौत। बताओ कौन सा तत्सम और तद्भव का जोड़ा गलत है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बता दो।
देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यक का पटरी। तो देखो याद रखना, पर्यक का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो पलंग हो जाएगा, ठीक है, पर्यक का पलंग। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक, बताओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सीमा कुत्ते से डरती है, यानी डरने के बाद वो अलग भागती है, कुत्ते से दूर 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 ही रहती है। और देखो अलगाव यानी अलग होने के सेंस में देखोगे तो यहाँ पर होता है अपादान कारक, ऑप्शन ए, ठीक है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक या करण कारक? ए राकेश, ए से समझ पाए हो ये किस तरह का वर्ड है? ए, इसी में जवाब है इसका। तो देखो ये है संबोधन कारक, हे भगवान, अरे राम, ये सभी संबोधन कारक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है हनुमान का? पवनसुत, विनायक, मारुति नंदन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो पवनसुत भी है और मारुति नंदन भी है। विनायक, विनायक दामोदर, ये पढ़े होंगे, ये गणेश के, ठीक है। हनुमान जी के पवनसुत, मारुति और आपका बजरंगबली, महावीर, ये सभी हनुमान जी के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, उरग, विहग या वृंद। देखो इसमें पहला देखो ऑप्शन शार्दुल, शार्दुल सिंह का यानी शेर का पर्यायवाची है, याद रखना, तो पक्षी का तो है नहीं। उरग, उरग सांप का है, ठीक है। और विहग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, तनय, सुत, आत्मज, विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ये 3 वर्ड दिए हुए हैं, इन तीनों के पर्यायवाची देखना है आपको। तनय, सुत, आत्मज, पुत्र, पुत्री, भाई या पिता, किसके? देखो सुत, सुत वर्ड आपने सुना होगा, जैसे लवकुश कांड देखा होगा आपने, रामायण देखी होगी उनकी जो है रामानंद की, तो उसमें देखा होगा जब लवकुश राम कथा सुनाते हैं तो वो कहते हैं राम के सुत जो, राम के 2 सुत सियने जाए, तो 2 सुत यानी लवकुश के बारे में कहते हैं वो, 2 सुत यानी 2 पुत्र, तो समझ सकते हो, तो ये पुत्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। देखो तनय, तनय भी पुत्र का है, आत्मज भी, तनया होता है ये पुत्री का हो जाता, आत्मजा हो जाता वो भी पुत्री का। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो देखो एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है किसी वाक्य में तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों के लिए। तो देखो इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग होता है अर्धविराम का, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका भी, अर्धविराम। देखो मिश्रित या संयुक्त वाक्य, देखो जैसे कि देखो किसी का विरोध करना हो कि मुझे वह पसंद नहीं है इसलिए मैं उसके साथ नहीं हूँ, मुझे वह पसंद नहीं है इसलिए मैं उसके साथ नहीं हूँ, तो ये विरोध ही हो गया ना, पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से देखते हो। और मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, इस तरह का उदाहरण देखो कि जैसे ही राम आया त्यों ही, जैसे ही राम आया त्यों ही कोई और कह दो अजीत उससे लड़ने लग गया, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया इस हिसाब से। या जैसे ही राम आया अजीत ने मुंह फेल लिया, कुछ भी कह सकते हो। दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कर, दुस, दुस, दुस या कोई नहीं। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? तो दुष्कर में दुस ये उपसर्ग है, दुस उपसर्ग।